हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो इस समय हम जो चैप्टर 5 है खनिज और ऊर्जा संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन में हम जो पहला पार्ट था, इस चैप्टर का पहले पार्ट में हम क्या पढ़ चुके हैं कि खनिज और ऊर्जा के बारे में। जो खनिज का वर्गीकरण होता है, तो खनिज का कई भागों में वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। तीन भागों में इसका क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो जो धात्विक खनिज है उसमें हम पढ़ चुके हैं लौह खनिज के बारे में पढ़ चुके हैं। धात्विक खनिज में हम लौह खनिज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब लौह खनिज में हम मैग्नीज के बारे में पढ़े थे। पिछले वीडियो में हम क्या पढ़े थे, लौह अयस्क के बारे में और मैग्नीज के बारे में। इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब अगला जो पॉइंट है, इसमें हम अलौह खनिज, लौह खनिज के बाद धात्विक खनिज में हम लौह खनिज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अगले पॉइंट में हम अलौह खनिज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लौह खनिज, अलौह खनिज का मतलब जिसमें लोहे का अंश होता है, लोहा पाया जाता है, उसे लौह खनिज कह सकते हैं। जिसमें लोहा का अंश नहीं होता, लोहा नहीं पाया जाता, उसे अलौह खनिज कह सकते हैं। तो इस पॉइंट में हम अलौह खनिज के बारे में पढ़ेंगे। अलौह खनिज, इसके बारे में पढ़ेंगे अलौह खनिज। अब देखिए, अब अगर भारत में अलौह खनिज की बात की जाए तो अलौह खनिज जो है उसकी संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। जो भी अलौह खनिज में आते हैं, भारत में जो भी खनिज अलौह खनिज में आते हैं, उन अलौह खनिजों की जो संचित राशि कहा जाए या उत्पादन कहा जाए तो उसका अधिक संतोषजनक परिणाम नहीं है, यानी कि उसका उत्पादन और राशि संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये जो खनिज हैं, जिनमें कौन कौन से आते हैं, इन खनिजों में तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना, क्या क्या आते हैं इन खनिजों में? तांबा आता है, सीसा आता है, बॉक्साइट, सोना। तो यद्यपि इन खनिजों में जो ये तांबा हो गया, सीसा हो गया, बॉक्साइट हो गया, सोना हो गया, ये आते हैं, फिर भी ये धातु शोधन इनका उपयोग इसलिए किया जाता है, धातु शोधन में किया जाता है, इंजीनियरिंग में किया जाता है, और ये उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो है, ये जो अलौह धातु हैं, जैसे तांबा, सीसा, बॉक्साइट, सोना, ये किसमें, ये धातु शोधन में, इंजीनियरिंग में, और इसके साथ साथ जो औद्योगिक उद्योग हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसमें इनका उपयोग किया जाता है। किसका? अलौह धातुओं का, जिनमें क्या क्या आते हैं? तांबा, सीसा, बॉक्साइट और सोना। अब इन अलौह धातुओं में हम कुछ धातु के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम आते हैं तांबा पर। अलौह खनिज में हम तांबा के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तांबा, देखिए, भारत में अगर तांबे की बात की जाए तो तांबा के भंडार और उत्पादन में जो जितना भंडार होना चाहिए वो उतना नहीं है, या जितना उत्पादन होना चाहिए वो भी नहीं है। यानी कि भंडार और उत्पादन क्या है? न्यून है। भारत में तांबे का भंडार और उत्पादन क्या है? न्यून है। अब ताप सुचालक होने के कारण इसका उपयोग जो होता है, तांबा क्या है? एक ताप सुचालक है। तो ताप सुचालक होने के कारण इसका जो उपयोग होता है वो किसमें? बिजली के तार बनाने में तांबा का उपयोग किसमें किया जाता है? बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तथा रसायन उद्योगों में तांबे का प्रयोग किया जाता है। किसमें तांबे का प्रयोग? बिजली का तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और रसायन उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो तांबा है वो कहाँ पे ज्यादातर पाया जाता है? ज्यादातर जो तांबा है वो मध्य प्रदेश के बालघाट में पाया जाता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के बालघाट में जो तांबा है, बालघाट के खान में, पूरे भारत में जो तांबा उत्पादन होता है उसका 52% जो तांबा है वो कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के बालघाट के खान में पाया जाता है। कितना परसेंट? पूरे भारत के जो उत्पादन होता है उसका 52% तांबा पाया जाता है। इसके अलावा बात की जाए तो झारखंड का जो सिंह भूमि है,
झारखंड का कौन सा स्थान? सिंहभूम, ये जिला है, झारखंड का एक जिला है सिंहभूम, वहां पे भी तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा बात यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो तांबा है सबसे अधिक 52% बालघाट में पाया जाता है। वो बालघाट कहाँ पे है? सॉरी, बालघाट जो है वो है मध्य प्रदेश में। बालघाट कहाँ पे है? बालघाट मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा जहाँ पे तांबा पाया जाता है, झारखंड के सिंहभूम में तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा बात की तो राजस्थान में, राजस्थान के खेतड़ी खान में, कहाँ पे? राजस्थान के खेतड़ी खान में तांबा अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इन तीनों क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के बालघाट, झारखंड के सिंहभूम और राजस्थान के खेतड़ी में तांबा अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये सब खाने जो है, ये सब स्थान जो है वो तांबे के लिए क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये है तांबा। तांबा का मुख्य उपयोग किसमें होता है? बिजली का तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक में और रसायन उद्योगों में तांबा का प्रयोग किया जाता है। और जो तांबा है सबसे अधिक मध्य प्रदेश के बालघाट में 52%, झारखंड के सिंहभूम में तांबा के लिए सिंहभूम प्रसिद्ध है, सिंहभूम जिला। और ये खेतड़ी खान है जो राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में है। तो ये इन स्थानों पे तांबा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो ये था अलौह खनिज में तांबा। अब हम जो दूसरे खनिज की बात करेंगे उसका क्या नाम है? बॉक्साइट। दूसरा जो अलौह खनिज जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका क्या नाम है? बॉक्साइट। अब देखिए बॉक्साइट के बारे में क्या बात करें। बॉक्साइट जो है, अगर बॉक्साइट की हम बात करें तो यद्यपि अगर हम बात करें तो अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। जो बॉक्साइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो बॉक्साइट क्या होता है? अयस्क होता है एल्युमिनियम का। तो यद्यपि अनेक अयस्कों में हम कहा जाए तो एल्युमिनियम पाया जाता है, लेकिन परंतु सबसे जो अधिक एल्युमिनिया और क्ले है, जो सबसे अधिक एल्युमिनिया क्ले है, एल्युमिनिया क्ले, जो सबसे अधिक एल्युमिनिया क्ले है वो कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक जो एल्युमिनिया क्ले है वो एल्युमिनिया क्ले जैसा दिखने वाला जो पदार्थ होता है उसमें बॉक्साइट प्राप्त होता है, उससे बॉक्साइट प्राप्त होता है। सबसे अधिक एल्युमिनिया क्ले जैसा दिखने वाला जो पदार्थ होता है उसी से क्या? बॉक्साइट प्राप्त होता है। तो मैंने क्या बताया कि जो अयस्क, बहुत सारे अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, बहुत सारे अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक जो एल्युमिनियम पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? बॉक्साइट में पाया जाता है। जो एल्युमिनिया क्ले जैसा दिखने वाला पदार्थ होता है बॉक्साइट में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। अब जो बॉक्साइट की रचना होती है, बॉक्साइट की रचना कैसे होती है? बॉक्साइट की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों के समृद्ध चट्टानों के किससे? विघटन से होती है। बॉक्साइट की रचना किससे होती है? एल्युमिनियम जो सिलिकेट होता है उसके समृद्ध जो चट्टान होते हैं उसके विघटन से बॉक्साइट का निर्माण होता है। अब बॉक्साइट जो है वह एक महत्व, अगर हम कहें कि बॉक्साइट क्या है, ये एक महत्वपूर्ण धातु है। बॉक्साइट क्या है? यह एक महत्वपूर्ण धातु है। क्यों? क्योंकि लौह अयस्क जैसी शक्ति इसमें क्या पाया जाता है? बॉक्साइट में जो लौह अयस्क में जो शक्ति पाया जाता है, ठीक वही शक्ति इस बॉक्साइट में भी पाई जाती है। और इसके साथ साथ ये क्या होता है? हल्का होता है और यह सुचालक होता है। बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट अन्य धातुओं की तुलना में, अन्य खनिजों की तुलना में हल्का होता है। यहाँ तक कि लोहे की तुलना में भी ये क्या होता है? हल्का होता है और यह सुचालक होता है। अब बॉक्साइट की अगर बात करें तो बॉक्साइट जो है वो सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है? तो अमरकंटक के पठार में। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? अमरकंटक के पठार में। बॉक्साइट जो है वो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? अमरकंटक के पठार में पाया जाता है और मैकाल पहाड़ी में पाया जाता है। इसके अलावा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? मैकाल पहाड़ी में। अमरकंटक पठार में, मैकाल पहाड़ी, जो अमरकंटक पठार है वहां पे मैकाल पहाड़ी वहां पे, और जो बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश है वहां पे भी बॉक्साइट पाया जाता है। कहां पे? बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश। बिलासपुर कटनी के जो पठारी प्रदेश हैं वहां पे भी जो बॉक्साइट है वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे है कि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि बॉक्साइट जो है किन किन क्षेत्रों में कितना परसेंटेज है, यानी कि
इन क्षेत्रों में कितना परसेंट के रूप में वो पाया जाता है, इसको हम देखते हैं। यानी कि बॉक्साइट जो है सबसे अधिक कहाँ पे कितना परसेंट कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, कितना कहाँ पे कम पाया जाता है। तो मान लीजिए ये हम इसको इस तरह से देखेंगे। तो बॉक्साइट जो सबसे अधिक 49% उड़ीसा में पाया जाता है। सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, 49 नहीं कि हम आधा कर रहे हैं, ये आधा मान लीजिए हो गया। 49% कहाँ में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। 49% उड़ीसा या उड़ीसा, इसको उड़ीसा भी कहते हैं। तो 49% कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। बाकी गुजरात की अगर बात करें तो 24% जो बॉक्साइट है वो गुजरात में पाया जाता है। तो यहाँ से हम आधा, ये हो गया 24% कहाँ पे पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। बॉक्साइट की बात कर रहे हैं तो 49% उड़ीसा में पाया जाता है, 24% कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। वहीं अगर जो बॉक्साइट वो झारखंड में पाया जाता है, तो झारखंड में जो है वो कितना परसेंट पाया जाता है, 9% आपका झारखंड में पाया जाता है। कितना परसेंट, 9% जो बॉक्साइट है वो कहाँ पे पाया जाता है, झारखंड में मिलता है। यानी कि झारखंड के खदानों से, झारखंड के खानों से जो बॉक्साइट निकलता है वो कितना परसेंट पाया जाता है, 9%। वही छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी 8% पाया जाता है और महाराष्ट्र में भी 8% पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी 8% और महाराष्ट्र में भी 8% पाया जाता है। यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ लिख दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 8% और महाराष्ट्र में भी 8% जो होता है बॉक्साइट निकलता है। बाकी ये जो 2% बचता है वो 2% अन्य राज्यों में पाया जाता है। ये 2% अन्य राज्यों में, ये है इसका वितरण 2016-17 के अनुसार। 2016-17 का जो आंकड़ा है उसके आधार पे उड़ीसा में 49% बॉक्साइट पाया जाता है, गुजरात में 24%, झारखंड में 9%, छत्तीसगढ़ में 8%, महाराष्ट्र में 8% और 2% कहाँ पाया जाता है, अन्य राज्यों में पाया जाता है। तो इस तरह से बॉक्साइट इन क्षेत्रों में हम कह सकते हैं ज्यादा पाया जाता है। यहाँ तक कि उड़ीसा की बात करें तो सबसे अधिक जो बॉक्साइट है वो कहाँ पाया जाता है, सबसे अधिक बॉक्साइट उड़ीसा में पाया जाता है। तो बॉक्साइट की दृष्टि से उड़ीसा एक संपन्न राज्य है जहाँ पे पूरे भारत का आधा, लगभग हम कहें आधा 1/2 हिस्सा जो है बॉक्साइट का कहाँ से निकलता है, उड़ीसा से ही निकलता है। तो ये था बॉक्साइट। तो ये हमने अलौह खनिजों में 2 खनिजों के बारे में समझा, तांबा और बॉक्साइट। अब अगला जो पॉइंट है उसमें हम अधात्विक खनिजों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, जिनमें अधातु पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज। जैसे कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, जिसमें धातु पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिसमें अधातु पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे अभ्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सब किसमें आते हैं, अधात्विक खनिज में आते हैं। तो अब अधात्विक खनिज आपको मालूम है कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, जिनमें अधातु पाया जाता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। तो अब इस अधात्विक खनिज में हम पहला जो अधात्विक खनिज है उसके बारे में समझेंगे, जिसका क्या नाम है, अभ्रक। तो अभ्रक के बारे में अब हम समझेंगे। देखिए अब अभ्रक क्या है, अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों में पाया जाता है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है, अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों में पाया जाता है। अब इसका जो होता है चादरों में क्या होता है, विपाटन आसानी से हो जाता है। इसका क्या
चादरों में जो विपाटन होता फैला होता है वो आसानी से हो जाता है। अब ये अगर हम अभ्रक की बात करें तो अभ्रक इतना महीन परत होता है, अभ्रक बहुत ही महीन परत होता है, इतना महीन परत होता है कि इसका हम अगर 1000 परत बनाएं, कितना अभ्रक इतना महीन होता है कि इसका 1000 परत हम बनाते हैं तो वो कुछ सेंटीमीटर में ही वो आसानी से उसमें आ जाएगा। यानी कि अभ्रक इतना महीन होता है कि ये कुछ सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, इसका 1000 परत बनाया जा सकता है, ये इतना महीन होता है। अब जो अभ्रक है वो क्या है, अभ्रक जो होता है वो पारदर्शी होता है। अभ्रक कैसा होता है, पारदर्शी होता है। अगर इसके कलर की बात करें तो अभ्रक लाल होता है, हरा होता है, यानी कई सारे कलर का होता है, लाल कलर, लाल रंग का, हरा रंग का, पीले रंग का, भूरे रंग का, काले रंग का, तो अभ्रक बहुत सारे कलर में पाया जाता है। ये जो होता है विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ होता है। अभ्रक क्या होता है, अभ्रक का उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका उपयोग किया जाता है। अब अभ्रक तो ये अभ्रक के उपयोग हैं कि इसका उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत में और उद्योग में, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक के उद्योगों में इसका अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अब आखिर में अभ्रक मिलता कहाँ है, अभ्रक का उत्पादन जो होता है वो किन क्षेत्रों में होता है, तो ये अभ्रक का जो उत्पादन होता है वो छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी पठारी भाग के किनारों में पाया जाता है। कहाँ पे अभ्रक जो होता है, छोटा नागपुर के पठार, जो छोटा नागपुर का पठार है उसके उत्तरी पठारी किनारों में पाया जाता है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी जो पठार है उसके किनारों पे पाया जाता है। इसके अलावा ये बिहार और झारखंड के कोडरमा और गया और हजारीबाग में अग्रणी स्थान इसका होता है, अग्रणी स्थान है यहाँ पे, ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे, बिहार और झारखंड के। एक तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी पठारी भाग में पाया जाता है, दूसरा बिहार और झारखंड का जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, बिहार और झारखंड का जो कोडरमा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, कोडरमा है, और गया है, बिहार के गया, गया के बारे में आप सुने होंगे, जो बिहार में ही स्थित है। तो बिहार जो अभ्रक है बिहार और झारखंड के कोडरमा प्रांत में, गया में, और जो हजारीबाग है वहां पे इसका अग्रणी, ये इसका जो उत्पादन है उसके उत्पादन में ये जो क्षेत्र है बिहार और झारखंड के अग्रणी स्थान है। कौन, किन किन क्षेत्र, बिहार मतलब किन किन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाया जाता है अभ्रक, तो बिहार एक तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी पठारी भागों में, दूसरा बिहार और झारखंड के कोडरमा में, गया में और हजारीबाग में इनका अग्रणी स्थान है। इन क्षेत्रों में ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा बात करें राजस्थान का जो राजस्थान का जो अजमेर है, राजस्थान के अजमेर में भी ये जो अभ्रक है वो पर्याप्त मात्रा में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर है, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर क्षेत्र है, वहां पे भी अभ्रक अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये है अभ्रक के पाए जाने वाले क्षेत्र जहाँ पे अभ्रक पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक का अभ्रक क्या होता है, कई सारे कलर का होता है, आपको मालूम है कि अभ्रक कई कलर का होता है, लाल, हरे, पीले, नीले, काले रंग के, भूरे रंग के, बहुत सारे कलर में अभ्रक पाया जाता है। और इसका उपयोग किसमें होता है, विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक के उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी पठारी प्रदेश में पाया जाता है, बिहार झारखंड के कोडरमा में, गया में और हजारीबाग इलाके में पाया जाता है, राजस्थान के अजमेर क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में अभ्रक पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो ये था अभ्रक। अब दूसरा जो अधात्विक खनिज है उसमें हम अब इसमें हम चट्टानी खनिज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या आता है, चूना पत्थर। चट्टानी खनिज, अब जो चूना पत्थर होता है वो क्या होता है, चट्टानी खनिज होता है। क्या होता है, चट्टानी खनिज। चूना पत्थर।
हाँ देखिए, जो चूना पत्थर है वो किन चट्टानों से बने होते हैं? तो चूना पत्थर कहाँ पे पाए जाते हैं? ये कैल्शियम, चूना जो पत्थर है वो कहाँ पे? कैल्शियम, कैल्शियम कह रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कह रहे हैं, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम का सूत्र आपको विज्ञान पढ़ेंगे, कैल्शियम का सूत्र क्या होता है? Ca। Ca क्या होता है? कैल्शियम का सूत्र क्या होता है? Ca होता है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का क्या सूत्र होता है? CaCO3। और मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र MgCO3। ये सब अब जो, हाँ तो इसके बारे में बात करें, चूना पत्थर। तो चूना जो पत्थर है वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जो चूना पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनने वाली चट्टानों में पाया जाता है। अब ये इसके अलावा जो कैल्शियम चूना पत्थर पाया जाता है वो कहाँ पे? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पे? चूना पत्थर जो है वह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अब यह क्या करता है? यह सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है। कौन? चूना पत्थर जो है वह सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है और लौह प्रगलन में भट्टियों में काम आता है। यानी कि लोहे के पिघलाने से संबंधित भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? चूना पत्थर का। चूना पत्थर का उपयोग कब किया जाता है? लौह प्रगलन में इसका उपयोग लौह प्रगलन में इसका उपयोग किया जाता है। जब लोहे को पिघलाया जाता है तो उस समय चूना पत्थर का काम आता है। तब ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है? यानी कि जैसे मैंने बॉक्साइट का बताया ना कि कहाँ पे कितना ज्यादा परसेंट पाया जाता है, उसी तरह से चूना पत्थर का भी बहुत सारे क्षेत्रों में, चूना पत्थर भी बहुत सारे क्षेत्रों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। तो किन किन क्षेत्रों में ये कितना पाया जाता है, अब उसके बारे में हम उसको समझेंगे। तो ये है इसके चूना पत्थर के आंकड़े। मैंने क्या बताया चूना पत्थर के बारे में कि जो चूना पत्थर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बने चट्टानों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो चूना पत्थर होता है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो ये था चूना पत्थर। अब चूना पत्थर जो है वो किन राज्यों में कितना हिस्सा है, उसका उत्पादन का कितना हिस्सा है किन राज्यों का, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, राजस्थान में जो कुल उत्पादन होता है भारत में, उसका 21% कहाँ पे? राजस्थान में पाया जाता है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की तो 11% कुल उत्पादन का 11% मध्य प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो 11% भी आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। कुल उत्पादन का कितना? 11%। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में 10%, कर्नाटक में 10%, गुजरात में 8%, तमिलनाडु में 8%, तेलंगाना में 8%। अब बाकी जो 13% बचते हैं वो अन्य राज्यों में उत्पादन इसका होता है। किसका? चूना पत्थर का। तो ये है इसके आंकड़े, चूना पत्थर के 2016-17 के आंकड़े हैं। जो 2016-17 में जो चूना पत्थर का उत्पादन किया गया है, जो चूना पत्थर निकला है, उत्पादन हुआ है इसका, तो ये आंकड़ा है कि इन राज्यों से इतने इतने % चूना पत्थर क्या किया गया है? चूना पत्थर का उत्पादन किया गया है। देखिए, खनन जो है, खनन को घातक उद्योग बनने में पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है कि अब खनन एक घातक उद्योग न बन जाए, क्योंकि अगर ये घातक उद्योग बनता है तो ये पर्यावरण को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। तो इसके लिए कानून बनना क्या है? अनिवार्य है। कानून का बनना अनिवार्य है ताकि खनन से पर्यावरण प्रदूषण न हो। तो ये था चूना पत्थर। अब अगले टॉपिक पे, अगले पॉइंट पे आते हैं, खनिजों का संरक्षण। तो खनिज तो हमें मालूम चल गया है कि विभिन्न प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं। ये भी मालूम चल गया कि इसकी
क्या क्या उपयोग होते हैं, किन किन क्षेत्रों में इसका वितरण जो है किन किन क्षेत्रों में कितना है, यानी कि कहाँ पे कितना, कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, कहाँ पे कम पाया जाता है, ये हमने जान लिया। अब जो अगला पॉइंट है वो है खनिजों का संरक्षण। खनिजों का संरक्षण। देखिए हम सभी को मालूम है कि खनिज का निर्माण जो हुआ है वो लाखों वर्ष लगे। खनिजों के निर्माण में ऐसा तो है नहीं खनिज एक पेड़ पौधे दबे, जीव जंतु दबे तुरंत खनिज बन गया। इसके निर्माण में हम सभी को मालूम है, विज्ञान में पढ़े होंगे कि खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लगे हैं। तो इसके निर्माण में लाखों वर्ष लगे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, शीघ्रता से इसका उपभोग करते चले जा रहे हैं। इसका निर्माण में, इसके बनने में लाखों वर्ष लगे, लेकिन हम तेजी से इसका उपभोग करते चले जा रहे हैं। अगर इसी तरह से इसका उपभोग किया गया तो ये जल्दी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। देखिए खनिज निर्माण की जो भूगर्भिक क्रियाएं थी वो इतनी धीमी है कि वर्तमान उपभोग की तुलना में पुनर्भरण की दर बहुत धीमी है। यानी कि इसका जो बनना था, खनिज का बनने की जो समयावधि थी वो बहुत ही धीमे धीमे खनिज का निर्माण हुआ है। खनिज जो बने हैं वो बहुत ही धीमे धीमे वो बने हैं, लेकिन जो उसका उपभोग हुआ है, जो इसका उपयोग किया जा रहा है, उसके तुलना में वो बहुत तेजी से इसका उपभोग किया जा रहा है। बनने में तो काफी अधिक समय लगा, लेकिन उपभोग में बहुत ही तेजी से इसका उपभोग किया जा रहा है। इसलिए खनिज क्या है, सीमित है और अनवीकरणीय है। खनिज को इसलिए क्या कहा जाता है कि खनिज क्या है, खनिज सीमित है यानी कि बहुत ही कम है, और अनवीकरणीय है कि यह उपभोग करने पे समाप्त हो जाएंगे। खनिजों को क्या कहा जाता है, अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है ना, कि ये एक बार उपभोग करेंगे तो यह समाप्त हो जाएंगे। तो इसका जो उपभोग है वो कैसे किया जाना चाहिए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि ये जानते हुए कि खनिज जो है वो कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे, तो इसका जो उपभोग है, उपयोग है, वो धीरे धीरे करना चाहिए। जैसे इसको बनने में काफी समय लगा, धीरे धीरे इसका ये बना, उसी तरह से इसका उपभोग भी धीरे धीरे ही करना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना ही करना चाहिए। क्योंकि एक बार जब ये खनिज समाप्त हो जाएंगे तो दोबारा हमको ये प्राप्त नहीं होंगे। चाहे हम कोयले की बात कर लें, पेट्रोलियम की बात कर लें, ये लोहा सोना अन्य चीजों की बात कर लें, तांबे की बात कर लें, ये जब एक बार समाप्त हो जाएंगे तो फिर पुनः अगर जैसे ये बना था पुनः उसी तरह से बनेगा भी, अगर पेड़ पौधे के दबने से या अन्य चीजों के से, तो उसको भी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए खनिज सीमित है, अनवीकरणीय है, और इसका उपभोग भी हमें क्या आवश्यकता के अनुसार अल्प मात्रा में ही करना चाहिए। तो यह है खनिजों का संरक्षण। खनिजों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, जब इसके उपयोग, इसका उपभोग धीमे धीमे किया जाए, धीरे धीरे किया जाए, तब इसका संरक्षण किया जा सकता है, इसको बचाया जा सकता है। इसको बचाया तो नहीं, लेकिन भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, ज्यादा दिन तक इसका उपयोग किया जा सकता है। और जितना तेजी से इसका उपयोग किया जाएगा उतना ही तेजी से यह समाप्त होंगे। तो खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, ऊर्जा संसाधन। हम धात्विक खनिज के बारे में पढ़ चुके हैं, अधात्विक खनिज के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब जो इसमें अगला पॉइंट जो पढ़ना है वो है क्या, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन। देखिए ऊर्जा जो है, ऊर्जा क्या करता है, सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक उत्पादन, और इसका जो उत्पादन होता है वह अनेक खनिजों मैंने क्या बताया कि ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। जैसे कि ऊर्जा का उपयोग अब हम कहें कि किस किस क्षेत्रों में किया जाता है, तो खाना बनाने में हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ताप के लिए, प्रकाश के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो गाड़ियां चलती हैं, विभिन्न मोटर गाड़ियां चलती हैं, उसमें भी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा के बिना वो नहीं चल सकती। यहाँ तक कि उद्योग धंधे जो चलते हैं, उद्योग धंधों में जो मशीनें होती हैं, उद्योगों में जो मशीनें होती हैं वो भी ऊर्जा से ही चलती हैं। अब ऊर्जा हमें किन किन चीजों से मिलता है, किन किन चीजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, तो हम बात करें कोयले की, कोयला से ऊर्जा प्राप्त होता है। पेट्रोलियम
उसके बाद प्राकृतिक गैस, और ऊर्जा अन्य किस चीज से प्राप्त होता है, आपका हो गया कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, यूरेनियम से भी ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होता है यूरेनियम। ऐसे बहुत सारे परमाणु ऊर्जा भी ऊर्जा देने वाला। इस तरह से ऊर्जा के विभिन्न संसाधन है, ऊर्जा में विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। इसी हिसाब से इसी को देखते हुए ऊर्जा संसाधन को दो वर्गों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ऊर्जा संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन, एक है परंपरागत और एक गैर परंपरागत। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, एक परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत का मतलब क्या हो गया कि हम क्या कर सकते हैं कि जिसका उपयोग प्राचीन काल से होता हुआ चला आ रहा है उसे क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन। और जिनका उपयोग नए मतलब आधुनिक समय से किया जा रहा है, बाद में शुरुआत किया गया है उसका उपयोग, उसको हम गैर परंपरागत संसाधन कहते हैं। अब परंपरागत ऊर्जा संसाधन में हम ले सकते हैं लकड़ी हो गया, उपले हो गया, जो गोबर के बने होते हैं उपले हो गया, फिर पेट्रोलियम हो गया और कोयला हो गया, इसके बाद ताप विद्युत हो गया, जल विद्युत और जल विद्युत हो गया। ये सब किसमें आते हैं, परंपरागत संसाधन ऊर्जा संसाधन में आते हैं। इसी तरह से अगर हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की बात की है, जिसमें सौर हो गया, सौर और पवन हो गया, ज्वारी, सौर पवन ज्वारी, और जो परमाणु से संबंधित जो होता है ऊर्जा, वो ये सब किसमें आते हैं, गैर परंपरागत, क्योंकि इनका उपयोग बाद में किया गया है। इनका उपयोग क्या किया गया है, बाद में किया गया। गैर परंपरागत जो कोयला लकड़ी की मैंने बात की, उपले की बात की, प्राकृतिक गैसों की बात की, प्राचीन समय से इसका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन ये गैर परंपरागत, इसमें सौर हो गया, पवन हो गया, ज्वारी हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, इसका प्रयोग बाद में किया गया, बाद में इसकी शुरुआत की गई, तो इसलिए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। अब हम भारत की बात करें तो भारत के अधिकतर गांव में लकड़ी और उपले का उपयोग किया जाता है। बाद में गांव की बात करें तो किसका उपयोग किया जाता है, लकड़ी और उपले का उपयोग किया जाता है। भारत में ऊर्जा के लिए, जो भारत में गांव में ऊर्जा लोग आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसमें से 70% क्या होता है, इन्हीं दोनों से पूरा हो जाता है। गांव में जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा उसमें से 70% लकड़ी और उपले से ही मिल जाती है। तो इसका उपयोग काफी समय से किया जा रहा है। लेकिन आने वाले कुछ समयों में क्या हुआ है कि वनों की संख्या घटी है, मतलब कि वनों का जो क्षेत्र है वो सीमित हुआ है, जिसके कारण लकड़ी का उपयोग क्या हुआ है, कम होता चला जा रहा है। जो 70% उपयोग किया जा रहा है ऊर्जा के रूप में लकड़ी उपले का, तो वन संपदा जो है घटी है, सीमित हुई है, तो लकड़ी का उपयोग कम हो गया है। इसी तरह से उपले के उपयोग को भी क्या किया गया, हतोत्साहित किया गया है। उपले के उपयोग को भी हतोत्साहित किया गया है, जिसके कारण अभी इसका भी उपयोग कम होता जा रहा है, क्योंकि उपले का उपयोग, उपले एक मुख्य खाद्य पदार्थों से ये बनता है, इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। उपले का उपयोग किसमें किया जाता है, कृषि में किया जाता है। तो इसलिए उपले का भी उतना उपयोग नहीं हो रहा है और ना ही उतना लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि एक तो वनों की संख्या सीमित हो रही है, जिसके कारण इनका उपयोग धीरे धीरे क्या हुआ है, कम हुआ है। तो यह है ऊर्जा संसाधन। अब ऊर्जा संसाधन में जब हमने परंपरागत ऊर्जा संसाधन की बात की, तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में हम समझेंगे। अब इसमें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में मैंने क्या बताया, परंपरागत ऊर्जा जो प्राचीन काल से जिनका उपयोग किया जा रहा है, जिन्हें ऊर्जा का उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है, वो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में अब हम कोयले के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, कोयले के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, कोयला क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि इसका उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है, इसलिए इसे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में इसको गिना जाता है। तो कोयला, अब देखिए कोयला क्या है, ये कोयला जो है बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, भारी मात्रा में पाया जाता है, और ये कैसा है, जीवाश्म ईंधन है। अब
ये क्या करता है, कोयला क्या करता है, कोयला हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। कोयला क्या करता है, कोयला हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, कोयले का जो उपयोग है वो ऊर्जा उत्पादन में और इसके साथ साथ उद्योग एवं घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा के उपयोग के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। कोयले का उपयोग क्यों किया जाता है, ऊर्जा के उपयोग के लिए कोयले का उपयोग क्यों किया जाता है, ऊर्जा के उत्पादन के लिए, इसके साथ साथ उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की जब आवश्यकता होती है तब हम कोयले का प्रयोग करते हैं। भारत में वाणिज्यिक जो आवश्यकताएं हैं वो किस पे निर्भर है, कोयले पर ही निर्भर है। जो भी वाणिज्यिक आवश्यकताएं हैं वे किस पे डिपेंड करती हैं, कोयले पे ही डिपेंड करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोयले इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, सभी को मालूम है कि कोयले का निर्माण कैसे होगा, पेड़ पौधों के पादपों के दबने से, उसके सड़ने से कई वर्षों तक, लाखों वर्षों के बाद, विज्ञान में आप पढ़े होंगे कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ, लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे दब गए थे उसके बाद से सड़ने गलने से कोयले का निर्माण हुआ। जैसे कि जीवाश्म ईंधनों के, जैसे पेट्रोलियम का निर्माण हुआ उसी तरह से कोयले का भी निर्माण हुआ। अब देखिए, अब इसकी मात्रा, जो कोयले की मात्रा है, कोयले की मात्रा की बात कर लें, गहराई की बात कर लें, और इसके अलावा दबने के समय के आधार पर अनेक रूपों में कोयला पाया जाता है। कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। अब की कैसे अनेक रूपों में पाया जाता है, इसकी मात्रा के हिसाब से, गहराई के, दबने के समय के आधार पे ये अनेक रूपों में पाया जाता है। अब दलदलों में दबे होने से क्या पीट उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, दलदलों में जो कोयला बना है, दलदलों में जहां से दलदलों से उत्पन्न हुआ है कोयला, वहां पे क्या उत्पन्न होता है, पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन पाया जाता है और उच्च नमी। उस कोयले में कम कार्बन पाया जाता है, ज्यादा नमी पाई जाती है, तो वो क्या है, जैसे लिग्नाइट कोयला। कौन सा कोयला, लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले में क्या होता है कि कम कार्बन पाया जाता है और उच्च नमी पाई जाती है, उच्च नमी और निम्न ताप। इसमें उच्च नमी, निम्न ताप और कम कार्बन पाया जाता है, जिसका क्या नाम है, लिग्नाइट कोयला। अब ये जो होता है भूरे कलर का होता है। लिग्नाइट कोयला किस कलर का होता है, भूरे कलर का होता है और मुलायम होता है। लिग्नाइट कोयला भूरे कलर का, मुलायम और नमी युक्त होता है, और इसमें नमी भी पाई जाती है। अब इसका जो भंडार है वो कहाँ पे, तमिलनाडु में पाया जाता है। इसका भंडार तमिलनाडु के नवेली में ये लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। इसका उत्पादन, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। अब इसके अलावा जो गहराई में दबे हुए और तापमान से प्रभावित होते हैं, ये तो एक प्रकार कोयला है, और दूसरा जो गहराई में दबे होते हैं और ज्यादा तापमान उसमें पाया जाता है, ज्यादा तापमान से वो निर्मित होते हैं, जिसका क्या नाम है, बिटुमिनस कोयला। कौन सा कोयला, बिटुमिनस। ये ज्यादा गहराई में होते हैं और ज्यादा तापमान, इनमें क्या होता है, ये ज्यादा तापमान से, ये उच्च तापमान इसमें पाया जाता है। गहराई में दबे होते हैं, उच्च तापमान से युक्त होते हैं, जिसका क्या नाम है, बिटुमिनस कोयला। अब इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग वाणिज्यिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ तक कि धातु शोधन में भी बिटुमिनस कोयले का ही उपयोग किया जाता है। जिसमें धातु शोधन में, लोहे के प्रगलन में, लोहे को गलाने के लिए बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो यह है बिटुमिनस कोयला। इसके अलावा जो एक प्रकार का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, ये प्रकार का अन्य कोयला होता है, इसका क्या नाम है, एंथ्रेसाइट। ये भी एक प्रकार का कोयला होता है जो सर्वोत्तम गुण वाला कोयला होता है। एंथ्रेसाइट जो है वो क्या होता है, सर्वोत्तम गुण वाला कोयला होता है। अब इसी तरह से अगर कोयले की बात करें तो भारत में जो कोयला है 2 भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। भारत में कोयला जो है 2 भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना, जहां जिसका जो आयु है कितना है, 200 लाख वर्ष। गोंडवाना की आयु कितनी है, गोंडवाना की जो आयु है वो 200 लाख गोंडवाना की आयु कितनी है, 200 लाख वर्ष है। इसी तरह से टर्सियरी जो है, टर्सियरी की जो
उम्र है वो 55 लाख है। गोंडवाना की उम्र कितनी है? 200 लाख वर्ष, और टर्शियरी की जो उम्र है वो 55 लाख वर्ष है। तो ये अब जो गोंडवाना प्रकार का कोयला है, गोंडवाना प्रकार का कोयला कहाँ से मिलता है? इसका उपयोग जो धातु शोधन प्रकार, गोंडवाना का उपयोग धातु शोधन में किया जाता है। धातु शोधन के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है आपका दामोदर क्षेत्र में, दामोदर में, झरिया, दामोदर में पश्चिम बंगाल और झारखंड। दामोदर जो क्षेत्र है, दामोदर नदी के आसपास का क्षेत्र, तो पश्चिम बंगाल झारखंड उसमें आता है, और फिर झरिया आता है, और रानीगंज आता है, बोकारो, और तो इन क्षेत्रों में ये गोंडवाना टाइप का कोयला पाया जाता है। इसके अलावा गोदावरी नदी, महानदी और सोन नदी जो है उसके आसपास के क्षेत्रों में ये गोंडवाना टाइप का कोयला पाया जाता है। वहीं दूसरी अगर हम बात करें टर्शियरी के कोयले की बात करें, तो ये कहाँ पाया जाता है? उत्तरी पूर्वी जो भारत के राज्य हैं, टर्शियरी कोयले कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी जो भारत के राज्य हैं, जिनमें हम बात करना है असम की। असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में टर्शियरी टाइप का कोयला पाया जाता है, जिसकी उम्र कितनी है? 55 लाख है। वहीं जो गोंडवाना क्षेत्र का क्षेत्र है, जिसका उम्र कितना है? 200 लाख वर्ष है। तो गोंडवाना क्षेत्र में गोंडवाना टाइप का जो कोयला है वो कहाँ पे? वो पश्चिम आंध्र प्रदेश, झारखंड के साथ बोकारो, रानीगंज, इन क्षेत्रों में ये इस प्रकार टाइप का कोयला पाया जाता है, गोंडवाना टाइप का। टर्शियरी जो टाइप का कोयला है वो असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ये था कोयला और उसका कोयला और उसके प्रकार, जो विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। किसी का तापमान कम होता है, किसी का तापमान अधिक होता है, कोई अलग कलर का होता है, किसी का वाणिज्य में उपयोग किया जाता है, किसी का उद्योग में उपयोग किया जाता है, किसी का प्रगलन में, लौह प्रगलन में उपयोग किया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के कोयले होते हैं, जिनमें एंथ्रेसाइट कोयला था और लिग्नाइट कोयला था, और विभिन्न प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। तो ये था कोयले और उसके प्रकार। तो आई होप आपको आज का जो वीडियो था उसमें कुछ खनिजों के बारे में हमने पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में कुछ और खनिज, ऊर्जा के संसाधन, कुछ अन्य ऊर्जा के संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोयला जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इसके बाद कुछ अन्य ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।